नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस राजस्थान के इतिहास की क्लास में स्वागत है। तो दोस्तों, अपने पिछले कुछ दिनों से राजस्थान के इतिहास की कंटिन्यू क्लासें चल रही थी, जिसमें हमने देखा कि हमारे राजस्थान के इतिहास में अपने एक टॉपिक ले रखा था जिसका नाम था मेवाड़ का इतिहास, मेवाड़ का विस्तृत, मेवाड़ का प्रसिद्ध इतिहास। जिसमें मेवाड़ के इतिहास में हमने लास्ट के अंदर जो है महाराणा सांगा के बाद में उदय सिंह की चर्चा की थी। और उदय सिंह में मैंने थोड़ा बहुत आपको बताया था कि उदय सिंह जो है, उदय सिंह, इसके बारे में मैंने आपको थोड़ा बहुत बताया है, आपके सामने है कि हमने उदय सिंह के बारे में क्या क्या पढ़ा है। उदय सिंह ने जो है, उदय सिंह का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था, उदय सिंह का पालन पोषण जो है, सबसे पहले अपने पालन पोषण की देखेंगे भी उदय सिंह का पालन पोषण किसने किया था और कहाँ किया गया है, कौन से किले में किया गया। इसके बाद में मैंने आपको बताया था कि उदय सिंह का राज्याभिषेक, प्रारंभिक राज्याभिषेक कब हुआ है और उसके बाद में इसका राज्याभिषेक जो है, विधिवत राज्याभिषेक कौन से दुर्ग में कब किया गया है, इसकी चर्चा हमने कर ली थी। 1540 चित्तौड़गढ़ के अंदर जो है इसका क्या किया गया है, विधिवत राज्याभिषेक किया गया है। तो इसके बारे में आपने चर्चा कर ली थी। तो ये जो है इतना अध्ययन अपने विस्तृत रूप से इन्होंने किया था इसका। और अब हम इसके आगे चलते हैं। तो आगे अगर हम इसमें चर्चा करें तो सबसे पहले बात आपको इसमें ध्यान रखनी होगी कि विधिवत राज्याभिषेक के बाद में मैंने आपको इसमें बताया है कि हुआ क्या वास्तव में कि 1544 ईस्वी के अंदर क्या हुआ कि उसी समय दिल्ली का जो बादशाह था, सूरवंश का शासक था, जिसका नाम आता है शेरशाह सूरी। तो शेरशाह सूरी जो है, शेरशाह सूरी का आक्रमण हुआ था। किसका आक्रमण हुआ है? शेरशाह सूरी का आक्रमण हुआ था उसी समय। और इस शेरशाह सूरी का आक्रमण हुआ था मारवाड़। कहाँ हुआ है? मारवाड़ में शेरशाह सूरी का आक्रमण हुआ था। जब मारवाड़ पर भारत के शासक बादशाह शेरशाह सूरी का आक्रमण होता है तो उस समय की बात है, मारवाड़ का शासक मालदेव था। मालदेव इस युद्ध में पराजित होता है। तब बताते हैं कि ये शेरशाह सूरी अपनी सेना लेकर आगे कहाँ बढ़ता है? मेवाड़ की तरफ बढ़ता है। कहाँ? किसकी तरफ बढ़ता है? मेवाड़ की तरफ बढ़ता है आगे सेना लेकर। अब सेना लेकर जब ये मेवाड़ की तरफ बढ़ता है तो उस समय की बात है, जब ये मेवाड़ की तरफ बढ़ता है तो उस समय बताते हैं कि यह जो शेरशाह सूरी है, शेरशाह सूरी जब मेवाड़ की तरफ सन 1544 में गिरी सुमेल के युद्ध में मालदेव को पराजित करके आगे बढ़ता है, तब मेवाड़ के शासक उदय सिंह ने क्या किया? अपने चित्तौड़ दुर्ग की जो स्वर्ण चाबियां थी, अपने चित्तौड़ दुर्ग की जो स्वर्ण चाबियां थी वो पहले से ही शेरशाह सूरी के पास पहुंचा दी। पहले से क्या किया उसने? अपनी चित्तौड़ दुर्ग की स्वर्ण चाबियां शेरशाह सूरी के पास पहुंचा दी। अर्थात 1544 में इसने, किसने? उदय सिंह ने सूरवंश की क्या कर ली थी? अधीनता स्वीकार कर ली थी। सूरवंश की अधीनता स्वीकार कर ली थी। किसने? शेरशाह सूरी ने स्वीकार कर ली थी। कब की है? 1544 ईस्वी में सूरवंश की अधीनता स्वीकार कर ली थी। कब? 1544 ईस्वी के अंदर। तो इस बात का आपको विशेषतः ध्यान रखना है कि सूरवंश की अधीनता स्वीकार करने वाला मेवाड़ का पहला राजा है, उसका नाम क्या है? तो पहला राजा है, उसका नाम है उदय सिंह। ठीक है ना? उदय सिंह ने सूरवंश की अधीनता या शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार कर। और इसी शेरशाह ने क्या किया? शम्स खां नाम के व्यक्ति को, किसको? शम्स खां नाम के व्यक्ति को चित्तौड़ का क्या बना दिया था? प्रशासक बना दिया। शम्स खां नाम के व्यक्ति को चित्तौड़ का क्या बनाया था? इसने प्रशासक बनाया था। इस बात का आपको विशेषतः ध्यान रखना है दोस्तों। आगे हम बात करें तो 1557 ईस्वी में एक युद्ध लड़ा गया जिस युद्ध का नाम था हरमाड़ा का युद्ध। कौन सा युद्ध है? हरमाड़ा का युद्ध। इस युद्ध के अंदर, हरमाड़ा के युद्ध में उस समय अजमेर का हाकिम था जिसका नाम था हाकिम खां पठान। हाकिम खां पठान एक पठान था जिसका नाम है हाकिम खां पठान। इस हरमाड़ा के युद्ध में इन्होंने, हाकिम खां पठान ने क्या किया? उदय सिंह जो है, उदय सिंह ने हाकिम खां पठान को क्या कर दिया था? पराजित कर दिया। कौन से युद्ध में? हरमाड़ा के युद्ध में। किसने पराजित किया था? तो उदय सिंह ने पराजित किया था। अब थोड़ा सा मैं उदय सिंह के निर्माण कार्य की चर्चा करूंगा। तो आपको दोस्तों ध्यान रखना है कि एक पहाड़ी है जिस पहाड़ी का नाम है गिरवा की पहाड़ी। गिरवा का मतलब टोकरी के आकार की पहाड़ियां हैं। इन पहाड़ियों पर इसी उदय सिंह ने जो है क्या बसाया? उदयपुर बसाया था। ध्यान रखना, 1559 ईस्वी में उदय सिंह ने, किसने?
उदय सिंह ने किसकी स्थापना की थी? उदयपुर नगर की स्थापना की थी। ध्यान रखना दोस्तों, 1559 ईस्वी में इसी उदय सिंह ने उदयपुर नगर की स्थापना की थी। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए बन जाता है। अभी 1559 में इसने किसकी स्थापना की है? उदय सिंह ने उदयपुर नगर बसाया है। किसने बसाया है? तो उदय सिंह ने बसाया है दोस्तों। आगे की चर्चा करें तो अपने ध्यान रखना, इन्होंने पानेड़ा नामक स्थान पर, कौन से स्थान पर है? पानेड़ा नामक स्थान पर महलों का निर्माण करवाया है। ध्यान रखना इस बात का, पानेड़ा नामक स्थान पर इन्होंने क्या बनवाए हैं? महल बनवाए हैं। पानेड़ा नामक स्थान पर किसका निर्माण करवाया है? महलों का निर्माण करवाया है दोस्तों। ध्यान रखना, पानेड़ा नामक स्थान पर किनका निर्माण करवाया है? महलों का निर्माण करवाया। यही पानेड़ा नामक स्थान है जहां पर राणाओं के क्या होते थे? राज्याभिषेक होते थे। राणाओं के क्या हुआ करते थे? राज्याभिषेक होते थे। इसी पानेड़ा नामक स्थान पर महल बनवाए थे जहां पर राणाओं के राज्याभिषेक, मैंने आपको बताया था कि इन राणाओं के राज्याभिषेक कौन करते थे? तो उंदरी गांव के भील इन राणाओं के क्या किया करते थे? राज्याभिषेक किया करते थे। ध्यान रखना, ठीक है। इसी उदय सिंह ने, ध्यान रखना, उदयपुर में चंद्र महल, या इसके साथ साथ बात करें तो इससे नाम आता है सिटी पैलेस। किसका नाम आता है? सिटी पैलेस का क्या करवाया है? निर्माण करवाया है। चंद्र महल या सिटी पैलेस का निर्माण करवाया है। और इन्हीं चंद्र महलों को जो है विंडसर के महलों की संज्ञा दी है। विंडसर के महल कहा है, और विंडसर के महल किसने कहा है? तो फर्ग्यूसन ने कहा है दोस्तों। किसने कहा है? फर्ग्यूसन ने विंडसर के महलों की संज्ञा दी है। ठीक है, चंद्र महल या सिटी पैलेस को। ठीक है दोस्तों, आगे की चर्चा करें तो इसी ने ही, उदय सिंह ने ही उदय सागर झील का निर्माण करवाया था। झील का निर्माण करवाया था। किसने करवाया है? उदय सिंह ने करवाया। कब? 1559 से लेकर 1565 ईस्वी के मध्य उदय सिंह ने उदय सागर झील बनवाई थी उदयपुर के अंदर। तो बहुत ही प्रसिद्ध झील है जिसकी चर्चा आप जियोग्राफी में कर सकते हो या करते ही हो, तो उसकी चर्चा जो है जियो में ही होती है आपके। ठीक है, ध्यान रखना। तो उदय सिंह के कुछ निर्माण कार्यों के बारे में मैंने आपको बताया कि उदय सिंह ने एक तो उदयपुर बसाया, इसने पानेड़ा नामक स्थान बसाया जहां पर राणाओं के क्या होते हैं? राज्याभिषेक। इसने चंद्र महल या सिटी पैलेस का निर्माण करवाया है जिसे फर्ग्यूसन ने विंडसर के महलों की संज्ञा दी है। इसने उदय सागर झील का निर्माण करवाया 1559 से 1565 ईस्वी के मध्य करवाया है। अब इसके बाद में ध्यान रखना है, आपको याद रखने की बात है कि अब इसी उदय सिंह पर अकबर ने अटैक किया था। अकबर का क्या किया गया है? आक्रमण। देखो, अकबर के आक्रमण के कारण देखते हैं। पहला कारण तो यह है कि अकबर का विरोधी था। अकबर का विरोधी है जिसमें नाम आता है कि मैं युद्ध का कारण बता रहा हूं आपको कि युद्ध का सबसे पहला कारण तो यही है कि मालवा का शासक था जिसका नाम था राणा बाज बहादुर। राणा बाज बहादुर, ये कहां का राजा है? राणा बाज बहादुर, तो मालवा का शासक था। ठीक है, इस राणा बाज बहादुर को क्या किया? उदय सिंह ने शरण दी थी। अकबर का विरोधी था राणा बाज बहादुर, और इस राणा बाज बहादुर को उदय सिंह ने शरण दी थी। ध्यान रखना दोस्तों, राणा बाज बहादुर को उदय सिंह ने शरण दी थी, और यह है पहला कारण माना जाता है अकबर के द्वारा उदय सिंह पर आक्रमण करने का। दूसरी बात, ठीक है, जयमल मेड़तिया। जयमल मेड़तिया, जयमल मेड़तिया या जयमल राठौड़ कह सकते हो कि ये जो है मेड़ता का था। कहां का था? मेड़ता का। और इस पर अकबर ने आक्रमण किया। ठीक है, और अकबर ने जब आक्रमण किया, अकबर के सेनापति का नाम आता है सरफुद्दीन। इस सरफुद्दीन ने जब आक्रमण किया तो जयमल मेड़तिया ने उदय सिंह के पास आकर क्या ली थी? शरण ली थी। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न कि जयमल मेड़तिया ने जब आक्रमण किया किस पर? तो जयमल मेड़तिया पर जब अकबर ने आक्रमण किया तो उस समय जयमल मेड़तिया ने उदय सिंह के यहाँ आकर क्या ली थी? शरण ली थी। यही कारण माने जाते हैं कि उदय सिंह और जो है अकबर के द्वारा उदय सिंह पर आक्रमण करने के। अकबर ने उदय सिंह पर क्यों आक्रमण किए, जिनके रीजन जो है मैंने आपके सामने रखे हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं अपने आगे इन्हीं के बारे में चर्चा करें दोस्तों। तो ध्यान रखना है, बात कब की है? सन 23 अक्टूबर 1567 ईस्वी।
अकबर का आक्रमण, अकबर का कौन सा आक्रमण? चित्तौड़ पर आक्रमण। ठीक है, अकबर का चित्तौड़ दुर्ग पर आक्रमण। ध्यान रखना दोस्तों, जैसे अपने चर्चा करें, जैसे मान लो कि ये दुर्ग जो है वो कौन सा गढ़? चित्तौड़गढ़ है। कौन सा दुर्ग है दोस्तों? चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। कौन सा दुर्ग है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। 23 अक्टूबर 1567 ईस्वी को अकबर का आक्रमण हुआ यहाँ पर, इस किले पर आक्रमण करने। और आपको पता है यहाँ का जो शासक था उसका नाम क्या था? उदय सिंह। अब यहाँ पर घेराबंदी बनाकर जो है उदय सिंह बैठ गया है। क्या बनाकर बैठ गया है? घेराबंदी बनाकर उदय सिंह यहाँ, सॉरी, घेराबंदी बनाकर कौन बैठ गया? अब अकबर, और अकबर की क्या है यहाँ पर? सेना है। तो दोस्तों किस तरह से क्या हुआ कि ये जब यहां तक आ गए थे तो इस लाइन, जो आपको ये लाइन दिखाई दे रही है, इससे आगे जा ही नहीं सकते, क्योंकि यहां पर उदय सिंह के क्या बैठे थे? तीरंदाज बैठे थे। अब अगर ये इस लाइन को पार कर ले, से इस लाइन को अगर पार कर ले तो इधर से ये तीरंदाज क्या है? अकबर की सेना को छल्ली कर दे। ठीक है, और दूसरी बात, इस लाइन को पार किए बगैर, इस लाइन को पार किए बगैर उदय सिंह जो है, उदय सिंह के पास अकबर की सेना पहुंच ही नहीं सकती, क्योंकि ये एक तरह से मान लो केंद्र ही बन गया था युद्ध का। और दूसरी बात बताऊं कि यहाँ पर जो उदय सिंह के सामने जो अकबर आया था, वो जो तोपें लेकर आया था, उन तोपों के जो बारूद के गोले थे वो इस लाइन को पार किए बगैर आगे दुर्ग में जा ही नहीं सकते थे किसी भी हालत में। इसे तोपों को, इस बारूद के तोपों को, बारूद के गोलों को जो है कि बताते हैं कि अगर पार करने के लिए इसे जो है, इस दुर्ग में पहुंचने के लिए इनको पार करना पड़ेगा। किस चीज को? तो इस लाइन को पार करना पड़ेगा। अब भाई अकबर की सेना प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और राजपूतों की सेना मात्र कितनी रह गई थी? 8000 के करीब रह गई थी लास्ट के अंदर। और ये लगभग सेना बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। इतिहासकार कुछ तो लिखते हैं कि 2 लाख के करीब सेना हो गई थी अकबर की। हालत आपके सामने है कैसी हुई। तो अब इधर लगभग 23 अक्टूबर के आसपास, 23 अक्टूबर 1567 ईस्वी के आसपास जो है ये घेराबंदी प्रारंभ हुई थी। तो लगातार ऐसे ही जो है इस दुर्ग की घेराबंदी चलती रही, लेकिन इसके बाद में किसी प्रकार का कोई भी इनको सफलता हासिल नहीं की गई। अब इसी घेराबंदी के समय हुआ क्या कि यहाँ पर अकबर ने एक प्लान बनाया। अकबर ने क्या प्लान बनाया? देखो दोस्तों कि जैसे मान लो ये दुर्ग है, जिस दुर्ग का नाम क्या है? चित्तौड़गढ़। और चित्तौड़ का उस समय शासक कौन है? उदय सिंह है। अकबर ने प्लान बनाया कि यहां पर एक बहुत बड़े रेत के टीले का निर्माण करवा दिया जाए, क्योंकि आपको पता है कि अगर रेत के टीले का निर्माण हो जाएगा तो इस रेत के टीले पर जो है हम क्या जो है ले जाएंगे? अपनी रेत के टीले। इस रेत के टीले का जो नाम रखा गया, मोहर मगरो रखा गया था। ध्यान रखना, इस रेत के टीले का नाम क्या रखा गया था? मोहर मगरो। अर्थात जिसने यहाँ पर मजदूरी की थी, कार्य किया था इस रेत के टीले को बनाने में, उसको एक एक मोहर, सोने की मोहर दी गई थी अकबर के द्वारा। एक बठल घेर दियो, एक मोहर ले जाओ सोना की। मतलब इस तरह से जो है ये कार्य जो है संपन्न करवाया गया था। और इसके जो है ऊपर, इसके ऊपर मोहर मगरों के ऊपर जो है बताते हैं कि क्या चढ़ा दी गई? तोपें चढ़ा दी गई, ताकि इस तोपों के जो गोले हैं वो गोले आसानी से इस किले के अंदर क्या कर जाए? प्रवेश कर जाए। प्लान तो बड़ा खतरनाक बनाए हो, है ना? बड़ा खतरनाक प्लान बनाया गया था। तो इस तरह से जो है बताते हैं कि ये तोप के गोले जो है इस तरह किसी न किसी तरह से इस किले के अंदर क्या कर जाए? प्रवेश कर जाए। तो ध्यान रखना, मोहर मगरों का निर्माण सन 1567-68 ईस्वी के जो घेराबंदी की गई थी अकबर के द्वारा, उस घेराबंदी के दौरान मोहर मगरों मतलब रेत के टीले का निर्माण करवाया गया था। ठीक है, रेत के टीले का क्या करवाया गया? निर्माण। यहां पर तोपें चढ़ा दी गई। अब भाई ये गोला छोड़े, अब दुर्ग के अंदर जो है जाकर गिरे, बारूद के गोले जो हैं दुर्ग के अंदर जाकर गिरे। अब इनसे बेचारों से कुछ हो नहीं रहा है, क्योंकि ये तो इस लाइन से पार ही हैं। तब बताते हैं कि ये जैसे मान लो प्रक्रिया देखो क्या करे भाई, ये बेचारा जब सोचे नहीं तो 2 घंटा जिया मान लो विश्राम करने दे दिया तोपा ने, और बिंग बाद में पुनः तोपा का घोड़ा मार छोड़ा। तो इसी घेराबंदी के दौरान बताते हैं कि यहाँ के सेनापतियों के कहने पर उदय सिंह को दुर्ग के बाहर, मतलब कहाँ? गोगुंदा की तरफ भेज दिया गया।
गोगुंदा की तरफ भेज दिया गया। भी राजा जे सुरक्षित रह नहीं तो राजा सो जुगाड़ कर सी आपको, इसीलिए इसी उदय सिंह को दुर्ग के बाहर, उदय सिंह के साथ साथ पूरे राज परिवार को इस दुर्ग के बाहर भेज दिया गया, ताकि ये जो राज परिवार है ये राज परिवार क्या रह सके, सुरक्षित रह सके। इसीलिए गोगुंदा की तरफ भेज दिया गया। और अकबर को इस बात का ठा बेरा पता मालूम चल गया था कि उदय सिंह किले के बाहर चला गया है। तो ध्यान रखना, अकबर ने अपने एक सेनापति हुसैन कुली खां को, किसको, हुसैन कुली खां को गोगुंदा भेजा था। किसके पीछे, उदय सिंह के पीछे। लेकिन इस हुसैन कुली खां को किसी प्रकार की कोई सफलता हासिल नहीं हुई थी। इस हुसैन कुली खां को यहां पर किसी प्रकार की कोई सफलता हासिल नहीं हुई थी। और चित्तौड़ दुर्ग की घेराबंदी, और चित्तौड़ में जो है अब प्लान किया जा रहा है किसका, केसरिया का और किसका, जौहर का, क्योंकि सेना बहुत कम रह गई थी। अकबर की सेना दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। इसी बीच बताते हैं कि यहाँ का जो चित्तौड़ का नेतृत्व है, वो चित्तौड़ का नेतृत्व किसके हाथ में आ गया, जयमल मेड़तिया और पत्ता सिसोदिया या फत्ता सिसोदिया के हाथ में आ गया था। इन दोनों ने अब इस किले का नेतृत्व अपने हाथ में ले लिया, जयमल और पत्ता ने। अब इसी बीच इन्होंने सोचा कि अपने क्यों ना अकबर के पास एक संधि प्रस्ताव भेजा जाए। अकबर के पास क्या भेजा जाए, संधि प्रस्ताव भेजा जाए, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, अकबर के पास में अब एक जो है संधि प्रस्ताव भी भेजा गया था। और संधि प्रस्ताव का जो नेतृत्व किया था वो किया था किसने, ईसरदास चौहान ने। किसने, ईसरदास चौहान। और डोडिया सांडा ने, किसने, डोडिया सांडा ने संधि प्रस्ताव का जो है नेतृत्व किया था। दोनों के दोनों, ईसरदास चौहान और डोडिया सांडा जो है वो किसके शिविरों में गए थे, इस समय अकबर के शिविरों में गए थे और संधि प्रस्ताव के लिए। और कहा भी जितो थारो 98 में खर्चो लाग गया, वो खर्चो थे ले लियो, पर किले की जिया घेराबंदी छोड़ के उड़ जाओ। तो इस तरह से कुछ प्रस्ताव भी ऐसे भी इतिहासकारों के द्वारा उल्लेख आता है। तब बताते हैं कि अकबर ने कहा था कि उदय सिंह को हमारे हवाले सौंप दिया जाए, उदय सिंह को हमारे हवाले सौंप दिया जाए, हम चित्तौड़ दुर्ग की घेराबंदी छोड़कर चले जाएंगे। भी उदय सिंह ने माने भेज दियो, मैं चित्तौड़ दुर्ग की घेराबंदी छोड़ के उड़ जाऊंगा। तब बतावा कई ईसरदास चौहान क्यों कहीं यहाँ कोनी हो उसके अकबर, तू जिया चाहे बिया कोनी वैनी। तो ईसरदास चौहान के हो कह जिको जयमल महाराज जिका सरदार है बींटे में जयमल मेड़तिया, जिका लिखियो है जयमल मेड़तिया क्यों है, जिसकी बातें जो है मैं आपको अपने शब्दों में सुनाता हूं। जयमल मेड़तिया ने ईसरदास चौहान को क्या कहा कि अगर अकबर न माने तो उसको क्या कहना है। तो जयमल लिखे जवाब जद सुन जे अकबर शाह, जयमल लिखे जवाब जद सुन जे अकबर शाह, आन फिरे परंपरा टूटे सिर पतशाह, है गढ़ मारो हूं गणी असुर पेर तिमहा, ऊंचियां गढ़ चित्तौड़ री दे दी मोहे दीवा। समझ में तो को नहीं आयो, चलो फिर से सुनो। क्या जयमल लिखे जवाब जद सुन जे अकबर शाह, क्योंकि अकबर ने बात नहीं मानी, इनकी जो डिमांड थी वो नहीं मानी। तब कह रहे हैं कि जयमल लिखे जवाब जद सुन जे अकबर शाह, आन फिरे परंपरा टूटे सिर पतशाह, है गढ़ मारो हूं घनी असुर पेर तिमहा, की ये जो गढ़ है, ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो है वो अब मेरा है। हे असुर तू यहां पर पैर मत रख लेना, नहीं तो तेरे खुरडे बाढ़ दूंगा, देख लेना। असुर पैर तिमहा ऊंचियां गढ़ चित्तौड़री दे दी मोहे दीवा, कि ये जो ऊंचा गढ़ चित्तौड़गढ़ है इसका दीवान अब मैं हूं अकबर। इस बात को ध्यान में रखकर तू इस किले पर आक्रमण करना, ऐसे आक्रमण मत करना। तो इस तरह से जो है, किस तरह से जो है यहाँ इनके द्वारा जो जयमल के द्वारा कहा गया जो जवाब है, जो ईसरदास जी किसको सुनाकर आए थे, अकबर को सुनाकर आए थे, तो उसके शब्दों में मैंने आपको बखान किया है इसके बारे में। आगे देखते हैं, आगे अगर हम बात करें तो अब आपको पता है कि चित्तौड़ दुर्ग जो है, चित्तौड़ दुर्ग में जो दो नेतृत्वकारी है कौन कौन है,
जो है जयमल, मिड़तिया और पत्ता सिसोदिया, 2 नेतृत्व कार्य है। और तीसरे जो हैं वो इनके सहयोगी थे जयमल के जो भतीजे जिनका नाम आता है कल्लाजी राठौड़। अब भाई फिर से ये किला जीतना तो इनके लिए बहुत मुश्किल हो गया। भाई यहाँ किलो है, कोई आसानियों थोड़ी जीती जाए। तब बताते हैं कि बहादुर शाह की सेना में एक सैनिक था, वो अकबर से मिलने के लिए आया। बहादुर शाह वही चित्तौड़ का दूसरा साका। उस समय जो सैनिक था वो अकबर से मिलने के लिए आया और उसने कहा, हे अकबर जी कर किला गला रहा तुम पढ़ रही हो नहीं, वो मैं तने यहाँ जितवा दूंगा। कैसे 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 कि मैं बहादुर शाह का सैनिक का एक जो है सेना में एक सैनिक था। बहादुर शाह ने जिस तरह से साबातों का निर्माण करवाया था किले को जीतने के लिए, ऐसे ही साबातों का निर्माण तू ही करवा। तो इस तरह से जो है अकबर ने क्या किया, बहुत बड़ी यहां पर इस तरह से साबातें बनवाई। साबातें मतलब सुरंगे, इनको साबात बोलते हैं, बारूद की सुरंगें थी ये। साबातों का निर्माण करवाया और इसने 2 साबातें बनवाई थी, ध्यान रखना। एक में 80 मन बारूद, ध्यान रखना, एक में 80 मन बारूद और एक में 120 मन बारूद भरा गया था। एक में 120 मन बारूद भरा गया था, इस बात का ध्यान रखना। एक में तो 80 मन बारूद है और एक में 120 मन बारूद है। अभी बारूद इल्ली साइड में भरी जाए, यहाँ सैनिक जाए यहां पर बारूद लगा के आ जाए। और ये साबातें जो है, साबातों के ऊपर जो है जानवरों की खालें लगा दी गई, जानवरों की खालें लगा दी, ताकि ऊपर से कोई भी तीरंदाज आए, तीर ऊपर से कोई भी तीर छोड़े जाए वो इन खालों के अंदर फंस जाए, इन खालों के क्या है अंदर फंस जाए, बाहर ना निकल पाए। ठीक है, किसी भी सैनिक के ना लगे। कितना अच्छा प्लान किया था देखो अकबर ने। साबातें बनवाई है और साबातें ये इतनी ऊंची है, बताते हैं कि एक हाथी अंदर खड़ा हो जाए, हाथी के ऊपर एक आदमी खड़ा हो जाए और आदमी के हाथ में भाला हो, इतनी ऊंची साबातें थी। ठीक है जी हाँ, मान लो हाथी है, हाथी पर आदमी खड़े हुए है, के खड़े हुए है आदमी, और आदमी के हाथ में भालो है। मतलब इतनी ऊंचे ये साबातें बनवाई गई थी, सुरंगें साबातें इसका नाम कह सकते हो आप, इनका निर्माण जो है करवाया गया था। ठीक है ना, साबातें या सुरंगों का निर्माण जो है इतनी ऊंची के आधार पर जो है करवाया गया था। अब हुआ क्या कि इनको पता चल गया कि साबातें बनवा रहे हैं, चित्तौड़ दुर्ग में पता चल गया कि साबातें बनवा रहे हैं। तब एक मारवाड़ की वीर बालिका जिसका नाम आता है खेतू, खेतूबाई का नाम सुना होगा। ये जो खेतूबाई थी ये बारूद के खेल में निपुण थी, ये इनके पिता। इन खेतूबाई की मदद से एक बारूद की सुरंग को इन्होंने भाई लगानी इली साइडों आ गई, हाँ इली साइडों लगा दी। तो एक बारूद की सुरंग को इस तरह से जो है इस खेतू के द्वारा क्या कर दिया गया था, नष्ट कर दिया गया था। इस खेतू के द्वारा एक जो सुरंग है नष्ट कर दिया गया। बहुत से मुगलिय सैनिक सल्ट गए थे यहाँ पर, बहुत से मुगलिय सैनिक जो है यहाँ धराशायी हो गए थे इस साइड के अंदर, क्योंकि आपको पता है इस साइड से आग लगेगी तो इस साइड वाले तो धराशायी होंगे ही होंगे। तो इस तरह से ये धराशायी हो गए। लेकिन अब इनको पता चल गया था, तब बताते हैं कि इन्होंने इस साइड से आग दोबारा लगा दी थी, जिससे चित्तौड़ दुर्ग की दीवार क्या हो गई थी, धराशायी हो गई। चित्तौड़ दुर्ग की दीवार धराशायी हो गई थी। अब आपको पता है इस दीवार से जो धराशायी हुई थी, यहां से आसानी से इस किले के अंदर क्या किया जा सकता था, प्रवेश किया जा सकता था। इस किले के अंदर, इस किले के अंदर जो है आसानी से प्रवेश किया जा सकता था। तब आगे हुआ क्या कि अगले ही दिन, बात कब की है ये, बात है जनवरी की, जनवरी कब फरवरी की, 25 फरवरी 1568 ईस्वी की बात है। कब की बात है, 25 फरवरी 1568 ईस्वी की बात है कि इधर से राजपूती सैनिकों ने क्या धारण कर लिया था, केसरिया धारण कर लिया था। क्या धारण कर लिया, केसरिया धारण कर लिया, जिसमें नाम आता है जयमल और पत्ता। जयमल और पत्ता ने क्या धारण किया, केसरिया। और पत्ता की पत्नी फूल कंवर जो कि जयमल की बहन थी, इसके नेतृत्व में किसकी तैयारी हो गई थी, अब जोहर की तैयारी हो गई थी। इधर से फूल कंवर के नेतृत्व में जोहर की तैयारी हो गई थी, जो कि चित्तौड़ का तीसरा जोहर होने जा रहा था। चित्तौड़ का
तीसरा जौहर होने जा रहा था। इस फूल कंवर के नेतृत्व में जो है जौहर की तैयारी हो रही थी, और इधर जो है जयमल जो है और पत्ता जो है इनके नेतृत्व में किसकी तैयारी हो रही थी, तो केसरिया धारण किया जा रहा था। और सामने जो है वो अगले ही दिन इसी 25 फरवरी को कौन सी सेना, अकबर की सेना जो है वो क्या कर रही थी, आमने सामने एक दूसरे की सेना का इंतजार कर रही थी भी किस तरह से ये युद्ध लड़ा जाएगा, और किस तरह से अकबर सोच रहा है कि मैं इस चित्तौड़ पर जो है विजय पताका जो है फहराऊंगा। और उसी समय यहां पर एक प्रमुख व्यक्ति इस सरदार चौहान जो कि इन धनुर्धारियों का क्या कर रहे थे, नेतृत्व कर रहे थे। धनुर्धारी नेतृत्वकारी कौन थे, तो नाम आता है किसका, इस सरदार चौहान का। अब भाई इधर से दरवाजे, दुर्ग के दरवाजे खुले। दुर्ग के दरवाजे तो खुल नहीं थे क्योंकि दीवारें धराशायी हो गई, और आपको पता है मुगलिय सैनिक जो है इन दीवारों से आसानी से अंदर की तरफ प्रवेश कर जाएंगे, लेकिन अब दीवारें धराशायी हो गई थी, लेकिन दुर्ग के दरवाजे भी तो खोलने पड़े। अब इस तरह से जो है इधर से मुगलिय सैनिक जो है सामने से आ रहे हैं, और इधर से जो है कौन, राजपूती सैनिक यहाँ पर आए हुए हैं। और ध्यान रखना अकबर जो है वो किस पर सवार था, हाथी पर सवार था। तब बताते हैं कि जब अकबर हाथी पर सवार था, जब राजपूतों का पहला वार हुआ, तो राजपूतों में इस सरदार चौहान ने अकबर के जो है हाथी था, हाथी के सूंड पर अपना पग रख के, दांत पे अपना पग रख के अकबर के मुंह पर मुक्का मारा था खींच के। और ले अकबर, अर्थात सबसे पहले इस युद्ध में जो अपनी वीरता का परिचय दिया था वो किसने दिया था, इस सरदार चौहान ने दिया था। इस सरदार चौहान ने अपनी वीरता का परिचय देते हुए अकबर के मुंह पर मुक्का मारा था। अकबर को भी कहना पड़ा कि पहली बार मैंने अपनी मौत को इतने करीब से देखा है। अकबर भी कह उठा कि पहली बार मैंने अपनी मौत को इतने करीब से देखा जब इस सरदार चौहान ने इसके मुंह पर मुक्का मारा था। तो इस बात का भी आपको विशेषतः ध्यान रखना, पहली बार प्रहार जो है वो इनके द्वारा ही किया गया था। किनके द्वारा, इस सरदार के द्वारा। आगे क्या हुआ, सामने लड़े जा रहे हैं, जैसे लड़ाई जो है वो हो रही है यहाँ पर। अब इसमें हुआ क्या कि जैसे यहाँ पर जो है लड़ रहे हैं कौन, जयमल मेड़तिया लड़ रहे हैं, और यहाँ पर जो है पत्ता सिसोदिया लड़ रहे हैं। कौन, पत्ता सिसोदिया लड़ रहे हैं। हुआ क्या कि जयमल जो है, जयमल के दोनों हाथों में तलवारें हैं, जयमल के दोनों हाथों में तलवारें हैं। जयमल जो है मुगलिय सैनिक को गाजर मूली की तरह काट रहा है यहाँ पर, और यह दृश्य जो है कौन देख रहा है, अकबर। अकबर अब बेचारो नीचा आ गयो, हाथी नीचा आ गयो, क्योंकि हाथी पर खतरो अकबर ने ये वास्ते। अब बताते हैं कि अकबर ने, बताते हैं कि अकबर इसको देख रहा है, काफी देर से देख रहा है कि लगातार जो है ये मेरी सेना को धराशायी कर रहा है भाई। तब बताते हैं कि किसने कहा, तब बताते हैं कि अकबर ने अपनी बंदूक मंगवाई, और उस बंदूक का नाम क्या था, संग्राम मंगवाई। अकबर ने अपनी बंदूक संग्राम मंगवाई, और संग्राम मंगवाने के बाद में अकबर ने जो है जयमल के दोनों पैरों पर गोली मार दी। जयमल के दोनों पैरों पर गोली मार दिया। भाई जयमल तो उडालियां होनो ही हो भी, पैर धराशायी हो गए इसके, लेकिन फिर भी यह वीर राजपूती योद्धा लड़ता रहा था। और इसने अपने भतीजे को आवाज लगाई थी कि कल्ला कंधा दे, कल्ला कंधा दे। तो इस तरह से इसने आवाज लगाई कि कल्ला कंधा दे। तब बताते हैं कि कल्ला जी राठौड़ ने जो है, कल्ला जी राठौड़ ने अपने चाचा को अपने जो है कहाँ पर, अपने कंधों पर बैठा लिया अपने चाचा को। अब इस तरह से जैसे मान लो कि ये जैसे कल्ला जी राठौड़ है, कल्ला जी राठौड़ के हाथों में, दोनों हाथों में तलवारें हैं, और ऊपर इनके चाचा जी जो है विराजमान हैं, और इनके भी दोनों हाथों में इस तरह से तलवारें हैं। तो इस तरह से पहले 2-2 कटे जा रहे थे, अब 4-4 कटे जा रहे हैं। कि यह दृश्य देखकर अकबर भी घबरा गया, और अकबर भी कह उठा कि रे देखो आए 4 हाथों वाले देवता, आए 4 हाथों वाले देवता। तो ध्यान रखना दोस्तों, जो कल्ला जी राठौड़ है, कल्ला जी राठौड़ को इतिहास में क्या कहा जाता है,
4 हाथों वाले देवता की संज्ञा दी है। अकबर यहां खड़ा था और भागकर पीछे चला गया था अकबर यह दृश्य देखकर कि वास्तव में ये योद्धा जो है लड़ क्या रही हैं, वास्तव में जयमल, पत्ताजी, कल्लाजी, राठौड़, ईश्वरदास जी क्या लड़ रहे हैं। अगर ये योद्धा, अगर अकबर सोच रहा है कि मेरी सेना में होते तो शायद जो है मैं पूरे विश्व पर जो है वो विजय पा लेता। तो इस तरह से ये वीर राजपूती योद्धा जो है अपने आन बान शान की रक्षा के लिए लड़ रहे थे। और उधर से जो है इतने में ही जौहर कुंड से जो है अग्नि की ज्वाला जो है वो दिखाई दी। जौहर कुंड से अग्नि की ज्वाला दिखाई दी। उन वीर राजपूती वीरांगनाओं ने क्या कर लिया था विद्यार्थियों, जौहर कर लिया, जो कि क्या कहलाता है, चित्तौड़ का तीसरा जौहर, या क्या कहलाता है, शाका कहलाता है। ठीक है, तीसरा जौहर कहलाता है। तो दोस्तों आगे अगर हम चर्चा करें तो आगे ध्यान रखना कि अब वीर राजपूती सैनिक थक चुके थे, अकबर की सेना परिवर्तित हो रही थी, मतलब नई सेना आ रही थी, अपडेट हो रही थी। तब जयमल जो है, कौन, जयमल, ये जो जयमल राठौड़ है, ये जयमल राठौड़ जो है, ये जयमल राठौड़ भी क्या हो गया, वीर गति को प्राप्त हो गया। और पत्ता सिसोदिया भी क्या हो गए, वीर गति को प्राप्त हो गए। और जयमल राठौड़ जो है वो हनुमान पोल के किनारे, चित्तौड़ के दरवाजों के नाम है भाई, हनुमान पोल के किनारे, पत्ता जो है वो राम पोल के किनारे, और कल्ला जी राठौड़ जो हैं वो भैरव पोल के किनारे जो है वो क्या हो गए थे, लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। और क्या हो गया था विद्यार्थियों, केसरिया हो गया था। उधर से जौहर है, इधर से क्या हो रहा है, केसरिया हो रहा है। और कब की बात है, 25 फरवरी 1568 ईस्वी को ये जो है चित्तौड़ का क्या हुआ, तीसरा जौहरिया शाका हुआ था। तीसरा जौहरिया क्या हुआ है, शाका हुआ है। तो ध्यान रखना। और अकबर जो है जयमल और पत्ता जो है, जयमल और पत्ता की वीरता से अकबर इतना मुग्ध हुआ कि इन्होंने जयमल और पत्ता की आगरा के किले में, कहां पर है, आगरा के किले में 2 गजारूढ़ पाषाण मूर्तियों का निर्माण करवाया था। जयमल और पत्ता की आगरा के किले में 2 गजारूढ़ पाषाण मूर्तियों का निर्माण जो है वो किसने करवाया था, अकबर ने करवाया, जिसको बाद में ध्यान रखना दोस्तों औरंगजेब ने तुड़वा दिया था। किसने तुड़वा दिया था, औरंगजेब ने बाद में इसको तुड़वा दिया। और एक चीज और ध्यान रखना, बीकानेर के राय सिंह ने भी इन्हीं 2 वीर राजपूती योद्धाओं की मूर्तियां बीकानेर के जूनागढ़ किले के दरवाजे, मुख्य दरवाजे पर जो है लगवाई थी। ध्यान रखना, ठीक है, वो भी पाषाण गजारूढ़ मूर्तियां हैं, बीकानेर के राय सिंह ने जूनागढ़ के किले जो बीकानेर में पड़ता है वहां पर लगवाई थी। ध्यान रखना। और अकबर ने क्या किया, इस किले के अंदर कत्ले आम के क्या दे दिए थे, आदेश दे दिए थे, जिसमें लगभग 30,000 लोगों का क्या कर दिया गया था, कत्ल कर दिया गया था। ध्यान रखना, 30,000 लोगों का इस दुर्ग के अंदर क्या कर दिया गया, कत्ल कर दिया गया, अर्थात कत्लेआम के आदेश दे दिए गए थे। ये चीज आपको विशेषतः ध्यान रखनी है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, कत्लेआम के आदेश जो कि अकबर के जीवन पर एक क्या है, कलंक है। अकबर के जीवन पर क्या है, कलंक है। और अकबर ने चित्तौड़ दुर्ग पर क्या हासिल कर लिया, विजय हासिल कर ली। और यह दुर्ग अकबर ने किसको सौंपा था, तो ध्यान रखना आसफ खां को सौंपा। जब इस बात की सूचना भी चित्तौड़ इनसे हाथ से चला गया, उदय सिंह को लगी, तो उदय सिंह क्या हो गया था, उदय सिंह बीमार हो गया, उदय सिंह की तबीयत बिगड़ गई। और उदय सिंह तो आपको पता है अब अपनी नई राजधानी चित्तौड़ से क्या बना चुका है, गोगुंदा बना चुका है। और इसका अपना अंतिम जीवन गोगुंदा में ही बीता था। 28 फरवरी 1572 ईस्वी को गोगुंदा में ही इसकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। 28 फरवरी 1572 को गोगुंदा में मृत्यु हो गई। इसका दाह संस्कार भी कहाँ किया गया था, तो ध्यान रखना गोगुंदा में ही किया गया था। और यहीं पर इसकी 8 खंभों की क्या बनी हुई है, छतरी बनी हुई है। किसकी बनी हुई है, तो ध्यान रखना जो है उदय सिंह की मृत्यु होली के दिन हुई थी। इस बात का भी विशेषता आपको ध्यान रखना, कोई भी प्रश्न कैसे भी आपके लिए बन सकता है।
अब उदय सिंह के जो है आगे की बात करें, उत्तराधिकारियों में हम थोड़ी सी चर्चा करें उदय सिंह की, तो ध्यान रखना है दोस्तों कि उदय सिंह जो है, उदय सिंह के बारे में आपको बता तो दिया था, लेकिन शायद कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी। उदय सिंह जो है, उदय सिंह अब चित्तौड़ की जो है, पूरा जो चित्तौड़ है, चित्तौड़ जब इसके हाथ से चला गया था तो उसके बारे में जब उदय सिंह ने सुना था तब बताते हैं कि ये जो इसकी तबीयत जो है वो थोड़ी सी बिगड़ गई थी, मतलब इसका जो हालात है वो धीरे धीरे खराब होते गए थे। उदय सिंह ने आपको बताया था मैंने आपको कि इसने अपनी नई राजधानी तो किसको बना लिया था, गोगुंदा को बना लिया था। और 28 फरवरी 1572 ईस्वी को उदय सिंह की जो है गोगुंदा में ही क्या हो गई, गोगुंदा में ही मृत्यु हो गई थी। गोगुंदा में क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी 28 फरवरी को। और ध्यान रखना, होली के दिन इसकी मृत्यु हुई थी और इसका दाह संस्कार भी कहाँ किया गया था, तो गोगुंदा में किया गया था। दाह संस्कार भी इसका कहाँ किया गया था, गोगुंदा में किया गया था। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो ध्यान रखना, इसका दाह संस्कार भी गोगुंदा में किया गया है और इसकी जो मृत्यु है वो 28 फरवरी 1572 ईस्वी को हुई थी। किसकी, उदय सिंह की। उदय सिंह की मृत्यु 28 फरवरी 1572 ईस्वी को हुई थी। और इसके अंदर जो है आपको याद रखना, इसके परिवार के बारे में बताएं तो एक जो है इसकी रानी थी, जिस रानी का नाम था जयवंता बाई। और जयवंता बाई जो है, जयवंता बाई के पुत्र थे जिनका नाम था प्रताप। प्रताप इनके पुत्र का नाम था, जो कि पाली, ये जयवंता बाई पाली के अखीरा सोनगरा की पुत्री थी। और दूसरी इसकी पत्नी का नाम आता है रानी भटियाणी, जिसे धीरबाई के नाम से जाना जाता है, धीरबाई के नाम से जाना जाता है। और इसके पुत्र का नाम था जगमाल। तो ध्यान रखना, उदय सिंह ने अपना उत्तराधिकारी जो है, उत्तराधिकारी किसको बनाया था, जगमाल को बनाया था। और अब इसके बाद में जो है इनके राजमहलों में उत्तराधिकारी संघर्ष प्रारंभ हो जाता है, ठीक है, उत्तराधिकारी संघर्ष प्रारंभ हो जाता है, जिसकी चर्चा अपने कल करेंगे। भी किस तरह से महाराणा प्रताप शासक बनते हैं उसके बारे में अपने कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।